सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पुनः कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पार्ट 2 जो हमारा चल रहा था मानव तंत्र, इस मानव तंत्र का जो अगला टॉपिक था उत्सर्जन तंत्र, इस उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम बात करते हैं। मैंने इस उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड पिछले वीडियो में उत्सर्जन किसे कहते हैं तथा नाइट्रोजन अपशिष्ट के उत्सर्जन के आधार पर जीव जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने जीव जंतु को 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला अमोनोटैलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करता है, यूरियोटैलिक जो यूरिया का उत्सर्जन करता है और यूरिकोटैलिक जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। तो इस प्रकार हमने नाइट्रोजन अपशिष्ट के आधार पर जीव जंतुओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। अब हम इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम बात करते हैं तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्र कर उसका निष्कासन करता है। यानी मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र का काम क्या है, शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको एकत्रित करना और एकत्रित करके उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करना। इस तंत्र में 2 वृक्क जिसको हम कहते हैं किडनी, एक मूत्राशय, 2 मूत्र वाहिनियाँ, एक मूत्र मार्ग उपस्थित होता है। यदि आपको पूछ ले मानव उत्सर्जन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए तो सबसे पहला आपको याद रखना है 2 वृक्क पाए जाते हैं, 2 किडनियाँ पाई जाती है जो हमारे कशिक दंड के दोनों ओर उदर गुहा में दाएं और बाएं स्थित होती है। इसकी स्थिति मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। अभी आपको इन अंगों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला 2 वृक्क याद रखना है, यानी एक जोड़ी वृक्क आप सीधे बोल सकते हो। दूसरा आपको याद रखना है मूत्राशय, तो एक मूत्राशय उपस्थित होता है, 2 मूत्र वाहिनियाँ, एक मूत्र मार्ग। इसको हम चित्र के माध्यम से आसानी से समझते हैं। तो ध्यान रखना, आपको ये जो सेम के बीच के आकृति के वृक्क दिखाई दे रहे हैं, ये 2 तो हो गए आपके वृक्क। जो दाई ओर का जो वृक्क होगा वो दाया वृक्क, जो बाई ओर का वृक्क होगा वो बाया वृक्क। जैसे ये बाया वृक्क और ये दाया वृक्क, तो 2 वृक्क उपस्थित होता है, बाया और दाया वृक्क। इस प्रकार तो एक जोड़ी तो क्या हो गए, वृक्क हो गए। अब वृक्क से जो मूत्र बनेगा वो मूत्र एक नलिका द्वारा मूत्राशय के अंदर आएगा। वो नलिका मैं आपको बता देता हूँ, ये वो नलिका है जो क्या करती है, वृक्क से मूत्र को मूत्राशय में लाने का कार्य करती है। तो 2 वृक्क है तो 2 नलिकाएं होगी और ये दोनों नलिकाएं जो है वो मूत्र को किस में लाने का काम करती है, मूत्राशय में लाने का कार्य करती है। तो कितनी मूत्र नलिकाएं होगी, तो मूत्र वाहिनियाँ हो गई 2 वृक्क हो गए, 2 मूत्र वाहिनियाँ होगी। मूत्र से कितना हो गया, एक जाम पर मूत्र इकट्ठा होगा और अंतिम में जो भाग मूत्र को बाहर निकालने का काम करता है वो कहलाता है मूत्र मार्ग। तो इस प्रकार मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग कितने हो गए, 2 वृक्क हो गया, इन वृक्कों से निकलने वाली 2 मूत्र वाहिनी हो गई। इन 2 मूत्र वाहिनियों का मूत्र जो है वो एक संरचना में इकट्ठा होता है मूत्राशय, और मूत्राशय मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करता है। इस प्रकार उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंग जो है वो सम्मिलित रूप से कार्य कर मूत्र का निर्माण तथा मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं वृक्क के बारे में, क्योंकि मानव उत्सर्जन तंत्र का जो मुख्य अंग है वो मुख्य अंग कौन सा है, वृक्क। इस वृक्क में ही मूत्र का निर्माण होता है और ये जहाँ पर मूत्र का निर्माण जहाँ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अंग बोलते हैं। अब बात करते हैं ये मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। क्यों बोला जाता है मुख्य उत्सर्जन अंग, क्योंकि इसी भाग में किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है। अब यदि बात करें यह शरीर से करीब 75 से 80% तरल अपशिष्टों को बाहर निकालता है। देखो यहाँ पर शरीर में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा जो तरल के रूप में है वो कितनी निकाल रहा है, 75 से 80। अब बची कुची जो 20 से 25% अपशिष्टों की जो मात्रा है तरल फॉर्म में, देखो CO2 अपशिष्ट का निष्कासन श्वसन तंत्र में फेफड़ों के माध्यम से हो जाता है। भोजन के पाचन से संबंधित जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका निष्कासन पाचन तंत्र से संबंधित मलाशय गुदा द्वारा हो जाता है। अब जो तरल अपशिष्ट है उस तरल अपशिष्टों में 20 से 25% अपशिष्ट जो है, यानी 75 से 80% अपशिष्ट का तो उत्सर्जन कौन कर देगा, वृक्क कर देगा। लेकिन जो बचे 20 से 25% तरल अपशिष्ट है उसका निष्कासन करती है हमारी त्वचा। तो हमारी त्वचा जो है वो पसीने के रूप में 20 से 25% शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ज़्यादातर तरल अपशिष्ट का निष्कासन कौन करता है, वृक्क करता है। साथ ही शरीर में स्रावित समस्त रसों का ये नियंत्रण भी करता है, ध्यान रखना है। शरीर में जितने भी रस स्रावित होते हैं उनका नियंत्रण करने का काम भी कौन करता है, वृक्क करता है। ये सेम के अंडरलाइन करना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना। सेम के दानों की आकृति के गहरे भूरे रंग की संरचना है। यदि आप वापस
वृक्क की संरचना को देखोगे, बाह्य संरचना, तो बाह्य संरचना में आपको देखोगे सेम के बीज की आकृति के, आपको सेम कभी आपने देखा होगा तो सेम का जो बीज है वो इसी प्रकार का होता है। ये जो वृक्क की संरचना है सेम टू सेम सेम का बीज होता है, कलर भी उसका ऐसा ही रहता है। तो यकृत का जो रंग है वो तो है भूरा रंग, और आकृति है जो है वो सेम के बीज की आकृति। तो क्वेश्चन पूछ ले यकृत, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यकृत नहीं, वृक्क, वृक्क की संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वृक्क की जो आकृति है वो कैसी होती है, सेम के बीज की आकृति की, और कैसा रंग होता है इसका, गहरा भूरा रंग होता है। ये उदर गुहा में, देखो उदर गुहा कहा जाता है पेट वाले भाग को, जहाँ पर आमाशय स्थित होता है। तो उदर गुहा यानी जिसको आप पेट वाला भाग कह रहे हैं, इस उदर गुहा में पीठ की ओर यानी पीछे पीठ की यदि अपन बात करें, उसमें आमाशय के नीचे, देखो वृक्क की जो स्थिति होती है वो आमाशय के नीचे होती है। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो, यहाँ पर चित्र के माध्यम से यहाँ स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है वैसे तो, लेकिन ये वाला जो पार्ट है आपका, ये है आपका उदर गुहा। कौन सा पार्ट है, उदर गुहा यानी पेट वाला भाग। इस पेट वाले भाग में, यहाँ पर इसके ऊपर वाले भाग में, मैं चित्र के माध्यम से आपको ब्लू रंग की लाइन में बता देता हूँ, ऊपर वाला जो पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट में तो यहाँ पर उपस्थित होता है आमाशय। इस आमाशय के जस्ट नीचे कौन स्थित होता है, ये आपकी किडनी वृक्क उपस्थित होता है। लेकिन ये वृक्क जो है वो आपके पीठ की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर, दाएं व बाएं, तो पीठ की और आमाशय के नीचे व कशेरुक दंड के दाएं व बाएं भाग में स्थित होता है। यदि अपन अपने कमर के साइड वाले भाग को टच करें तो साइड वाला जो भाग होता है, जब भी किसी व्यक्ति को पथरी की प्रॉब्लम होती है, स्टोन की प्रॉब्लम होती है, तो इसके साइड वाले जो भाग है ये बहुत भयंकर दर्द करते हैं। ये दर्द करते हैं किडनी वाले भाग, किडनी दर्द करती है इसलिए ये साइड वाले भाग दर्द करते हैं। तो इस प्रकार किडनी की वृक्क की स्थिति कहाँ हो गई, आमाशय के नीचे उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों और दो वृक्क जो है वो स्थित होते हैं सेम के बीच की आकृति के। अब बात की जाए, वृक्क की मध्य स्थिति पर एक खाज पाई जाती है जिसे हाइलम कहते हैं। अब देखो इसको, इस हाइलम की संरचना को एकदम स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक चित्र और मैं लूँगा। ये आपके सामने जो संरचना दे रखी है ये पूरे वृक्क की संरचना है। ये वृक्क की आंतरिक संरचना का चित्र आपके सामने दे रखा है। ये वृक्क की कौन सी संरचना, आंतरिक संरचना। आप देख सकते हो वृक्क का जो चारों ओर का जो सिरा है वो एकदम सपाट है, लेकिन एक तरफ का जो सिरा आप देखोगे, मैं लाल रंग की सहायता से शो कर रहा हूँ, ये वाला जो सिरा आप देख रहे हो यहाँ पर एक खांच पाई जाती है। ये खांच यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लाल रंग की संरचना से मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा रहा हूँ। देखो आसमानी लाइन जो आप दिख रही है, ये आसमानी लाइन तो आपको दिखाई दे रही है सपाट, लेकिन एक जगह पर आपको ये जो वृक्क है उसके अंदर की जो खांच दिखाई दे रही है, इस खांच को अपन क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम। तो हाइलम क्या है, हाइलम है वृक्क की मध्य सतह पर एक खांच पाई जाती है। देख सकते हो ये मध्य वाली सतह है, ये ऊपरी सतह, ये निचली सतह, ये कौन सी हो गई आपकी मध्य वाली सतह। तो मध्य वाली सतह पर क्या कहा जाती है, खांच पाई जाती है। इस खांच को हाइलम कहा जाता है। अब इस हाइलम का काम क्या, देखो इस हाइलम से ही मूत्र नलिका प्रवेश करेगी। इस हाइलम से ही आपके जितने भी धमनी है, सीरा है, यानी धमनी सीरा का प्रवेश करना भी इसी भाग से होगा, क्योंकि वृक्क का यही भाग तो खुला है, बाकी सब भाग बंद है। तो इसी भाग से मूत्र नलिकाएं अंदर प्रवेश करेगी, इसी भाग से वृक्कीय धमनी अंदर प्रवेश करेगी, इसी भाग से वृक्कीय सीरा अंदर प्रवेश करेगी। तो क्वेश्चन पूछ ले आपको, वृक्क का कौन सा भाग जहाँ से मूत्र नलिकाएं, वृक्कीय धमनी, वृक्कीय शिरा, ये सभी नलिकाएं प्रवेश करती है, तो वो भाग आप क्या लिखोगे, हाइलम वाला भाग। अब बात करते हैं अपन देखो हाइलम यहाँ लिखा हुआ, मूत्र नलिका, तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियाँ हाइलम से होकर वृक्क में प्रवेश करती है, जो मैंने आपको बता दिया। हाइलम के भीतरी भाग में कीप के आकार की वृक्कीय श्रोणी पाई जाती है, जिसे पेल्विस कहा जाता है। तो देखो एक बार इसको वापस चित्र के माध्यम से समझते हैं। हाइलम के आंतरिक भाग को यदि अपन देखें तो आंतरिक भाग में आपको देखो कीप के आकार की ये संरचना पाई जाती है। इस कीप के आकार, देखो मैं लाल रंग की सहायता से इस कीप के आकार की संरचना को बना भी रहा हूँ। कीप के आकार की संरचना ये पाई जाती है। तो आप देख सकते हो कीप के आकार की संरचना है।
और इस कीप के आकार की संरचना को पेल्विस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेल्विस कहा जाता है। पेल्विस को अपन हिंदी में कहते हैं वृक्कीय श्रोणी, और इसी वृक्कीय श्रोणी में ध्यान रखना किसका निर्माण होता है? इसी वृक्कीय श्रोणी में मूत्र का निर्माण होता है, ध्यान रखना। तो मानव वृक्क के अंदर जो ये पिरामिड के फॉर्म में कीप के आकार की जो संरचना मैंने आपको लाल रंग की बताई है, ये सभी वृक्कीय श्रोणी है, ध्यान रखना, जो कीप के आकार की होती है। प्रत्येक वृक्क के दो भाग होते हैं। वृक्क को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो कॉर्टेक्स जिसको अपन कहते हैं वल्कुट, तो एक तो भाग कौन सा हो गया? कॉर्टेक्स जिसको हम कहते हैं वल्कुट, और दूसरा मध्यांश जिसको हम कहते हैं मेडुला। अब कॉर्टेक्स वाला भाग कौन सा और मध्यांश वाला भाग कौन सा है? तो ध्यान रखना, मानव वृक्क का ये जो बाहरी भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ? पीले रंग से शो कर रहा हूँ। तो पीले रंग का जो भाग मैंने आपको शो किया हुआ है, ये पीला रंग का जो भी भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पीले रंग का जो भाग है, ये पीले रंग का भाग आपका कॉर्टेक्स है। यानी मानव वृक्क के आंतरिक क्षेत्र का या मानव वृक्क के आंतरिक भाग का जो कौन सा बाह्य भाग है, बाह्य क्षेत्र का जो भाग है, ये आपका कहलाता है कौन सा भाग? ये आपका कहलाता है वृक्क वाला भाग, वल्कुट वाला भाग। माफ कीजिए, कौन सा भाग? वल्कुट। तो वल्कुट वाला भाग कौन सा है? मानव वृक्क का जो ये आंतरिक भाग का भी जो बाह्य भाग है। अब आपको ये जो बाह्य भाग दिखाई दे रहा है, ये बाह्य भाग कौन सा भाग है? वल्कुट भाग है। एक बार वापस मैं आपको पीले रंग से चित्र से शो करके बता देता हूँ। तो ये जो आपको पीले रंग का जो भाग दिखाई दे रहा है, ये पूरा कौन सा भाग है? वल्कुट वाला भाग है। तो वल्कुट वाला भाग कौन सा हो गया? पता चल गया। अब दूसरा भाग कौन सा है? मेडुला। दूसरा वाला भाग आपका कौन सा हो गया? मेडुला। तो मेडुला कौन सा है? तो आपको ये मैंने जो ये लाल रंग की जो स्ट्रक्चर बनी है, लाल रंग की जो संरचना बनी है कीप के आकार की वृक्कीय श्रोणी, और इस वृक्कीय श्रोणी के अंदर जो आपको ये धाराएं दिखाई दे रही है, वृक्कीय श्रोणी के अंदर आपको ये जो धाराएं दिखाई दे रही है, ये धाराएं जो है या वृक्कीय श्रोणी के अंदर का जो भाग है, ये अंदर का जो भाग है, ये क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। तो मेडुला जो है वो कौन सा हो गया? मेडुला जो है वो कौन सा हो गया? तो वृक्कीय श्रोणी के अंदर का जो भाग, देखो आसमानी रंग की सहायता से मैं आपको शो करके बता रहा हूँ। तो वृक्कीय श्रोणी के अंदर का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, वापस मैं आपको चित्र के माध्यम से थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। तो वृक्कीय श्रोणी के जो अंदर का भाग है, वो अंदर का भाग कहलाता है आपका मेडुला। यदि मैं आपको चित्र के माध्यम से इसको वापस समझाने का प्रयास करूँ तो देख सकते हो, आपको ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है आसमानी के रूप, आसमानी कलर में मैंने आपको शो करके बता रखा है, ये पूरा भाग क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। ध्यान रखना, क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। तो मेडुला की स्थिति आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं मानव वृक्क के दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? तो सबसे पहला बाहरी वल्कुट तथा भीतरी मध्यांश। तो बाहरी तो हो गया वल्कुट, और भीतरी कौन सा हो गया? मध्यांश हो गया। प्रत्येक वृक्क के कई उत्सर्जन, कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिससे वृक्काणु कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, क्या बोला इसमें? प्रत्येक वृक्क कई लाख उत्सर्जन, यानी कितने ही लाखों उत्सर्जन इकाइयाँ पाई जाती है, और इन उत्सर्जन इकाइयों को क्या कहा जाता है? वृक्काणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्काणु कहा जाता है। देखो मैं इसको जितने कलर से इसको इंडिकेट करूँ, जितने कलर से इसको मैं गहरा करूँ, बोल्ड करूँ, उतना ही कम है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। तो क्वेश्चन पूछ ले आपको, मानव वृक्क की उत्सर्जन इकाई पूछ ले आपको कौन सी है? वृक्काणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेफ्रॉन। यदि क्वेश्चन पूछ ले मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र का निर्माण कौन करता है? तो वृक्क करता है। लेकिन वृक्क में भी मूत्र का निर्माण कौन करता है? तो याद रखना, वृक्काणु मूत्र का निर्माण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वृक्काणु मूत्र का क्या करता है? निर्माण करता है। अब प्रत्येक नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। तो प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। इन दो भाग की बात करें, कौन सा नेफ्रॉन? इस वृक्काणु। इस वृक्काणु के दो भाग होते हैं। सबसे पहला तो बौमन संपुट, और दूसरा यदि अपन बात करें वृक्कीय नलिका। तो पहला तो हो जाएगा बौमन संपुट, और दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा? वृक्कीय नलिका। तो प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग है, पहला तो बौमन संपुट और दूसरा क्या हो गया? वृक्कीय नलिका। इसका केवल नाम अभी आपको याद रखना है। अभी इसके कार्य के बारे में, इसकी संरचना के बारे में आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि इसका पूरा कार्य संरचना मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अब मानव वृक्क के अंदर मूत्र का निर्माण हो गया। अब मानव वृक्क से जो मूत्र है वो आगे जाकर जिस नलिकाओं की सहायता से वो आगे जाएगा, उन नलिकाओं को अपन क्या कहेंगे? जैसे देखो चित्र के माध्यम से वापस समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। इस मानव वृक्क के अंदर किसका निर्माण हो गया? मूत्र का निर्माण हो गया। अब मूत्र का निर्माण होने के बाद यहाँ से मूत्र को किस में लेके जाना है? मूत्रा से में लेके जाना है। यहाँ से मूत्र को किस में लेके जाना है? मूत्रा से में लेके जाना है। तो वो काम कौन करेगी? तो आप बता सकते हो, वो काम करेगी ये मूत्र वाहिनी, मूत्र नलिका है। तो इस मूत्र नलिकाओं का काम होगा वृक्क से मूत्र को कहाँ तक लेके जाना?
मूत्राशय तक लेके जाना। तो मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा हो गया, मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होने के बाद क्या होगा, तो मूत्राशय की स्थिति पड़ता है। ये एक पेशीय थैलीनुमा संरचना है। तो मूत्राशय की स्थिति आप देख सकते हो सीधा सीधा, ये पेशीय एक थैलीनुमा संरचना है। तो मूत्राशय की स्थिति आप देखो या इसकी संरचना देखो, ये पेशीय थैलीनुमा क्या है, संरचना है। तो पेशीय थैलीनुमा क्या ये संरचना है। इस संरचना के बारे में अपन बात करते हैं। पेशीय थैलीनुमा संरचना जो वृक्क से आने वाले मूत्र का क्या करती है, भंडारण करती है। क्वेश्चन पूछ ले मूत्र का संग्रहण, मूत्र का भंडारण कहाँ होता है, तो मूत्राशय के अंदर होता है। इसको इंग्लिश में यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। यह श्रोणि के ठीक ऊपर तथा जघन हड्डी के पश्च भाग में होता है। ये नाशपति के आकार की होती है। किस आकार की होती है, नाशपति के आकार की। मूत्र से मूत्रण में मदद करता है, यानी मूत्र को बाहर निकालने का में भी मदद करता है। तथा 400 से 600 ml मूत्र वृक्क से मूत्राशय में उतरता है। तो ध्यान रखना, वृक्क से मूत्राशय में कितना ml मूत्र उतर सकता है या इकट्ठा हो सकता है, तो 400 से 600 ml। अब बात करते हैं मूत्राशय जो है, यहाँ पर देखो एक पॉइंट लिखा हूँ मूत्रवाहिनी। तो मूत्रवाहिनी पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिस प्रिंटिंग से गलती से बाद में आ गया। तो मूत्रवाहिनी का काम मैंने आपको बता दिया, वृक्क से मूत्र को कहाँ पर लेके आना, मूत्राशय तक लेके आना, तक परिवहन करने का काम करता है। तो वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक, देख सकते हो आप चित्र में, वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक लाने का काम कौन करती है, ये कौन करती है, ये मूत्रवाहिनियाँ करती है। तो मूत्रवाहिनियों के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं मूत्रवाहिनियों की और क्या क्या काम है। तो जिस नलिका द्वारा ये संपन्न किया जाता है उसे मूत्रवाहिनी कहा जाता है। ये चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है। वयस्कों में इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर। अब आपका अंतिम काम आएगा मूत्र को क्या करना, उत्सर्जित करना। मूत्र को उत्सर्जित करने का काम करता है मूत्रमार्ग। ध्यान रखना, मूत्रमार्ग अलग से कोई संरचना नहीं होती है, इसी के साथ ये कनेक्ट होती है। नीचे आप देख सकते हो मूत्रमार्ग। तो ये मूत्रमार्ग जो है वो अलग से कोई संरचना नहीं है, ये हमेशा आपको ध्यान। तो मूत्रमार्ग अलग से कोई संरचना नहीं है। ये कौन सा भाग है, ये आपके मूत्र मार्ग का ही भाग है, जो आगे जाकर मूत्राशय का ही भाग है, जो आगे जाकर मूत्र मार्ग का निर्माण कर रहा है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये एक नलीनुमा संरचना है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। पुरुषों में यह मार्ग लिंग से जुड़ा होता है, ध्यान रखना। तो पुरुषों में ये मार्ग किससे जुड़ा होता है, लिंग से जुड़ा होता है, जिसको इंग्लिश में पेनिस कहा जाता है और हिंदी में शिश्न कहा जाता है। यानी मूत्र और शुक्राणु ये दोनों एक ही नलिका से स्रावित होता है, जिसे अपन शिश्न, पेनिस या लिंग कह सकते हैं। स्त्रियों में योनि द्वार के ठीक ऊपर ये समाप्त होता है। तो ध्यान रखना, पुरुषों में, स्त्रियों में इसके लिए अलग से कोई नलिका उपस्थित नहीं होती। पुरुषों में शिश्न द्वारा मूत्र का उत्सर्जन होता है, जबकि मादाओं के अंदर, स्त्रियों के अंदर योनि के द्वारा इस मूत्र का उत्सर्जन होता है। योनि भाग के ऊपर की तरफ इसका छिद्र एक पाया जाता है। अब बात करते हैं, पुरुषों में स्खलन वाहिनियों से वीर्य को भी प्राप्त करता है। पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई महिलाओं की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई महिलाओं की तुलना में अधिक होती है। और पुरुषों में ये वीर्य का भी स्त्रवण है, मैंने आपको बता दिया, शुक्राणु का भी स्त्रवण और मूत्र दोनों का स्त्रवण इसी नलिका से होता है। और महिलाओं के अंदर, स्त्रियों के अंदर मूत्र का उत्सर्जन जो है वो योनि भाग से ही होता है। अब बात करते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्न के बारे में अपन थोड़ा एक नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न, उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखने हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न आप कर लोगे। दूसरा प्रश्न, मानव उत्सर्जन तंत्र की इकाई का नाम, जिसको मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया था, वो क्वेश्चन यहाँ पर ये दे रखा है, उसका आंसर वो है मानव शरीर का कौन सा अंग रुधिर का छनन करता है। तो मानव शरीर के उस अंग का नाम बताना है जो रुधिर को छानता है। तीसरा, वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा होता है। तो वृक्क से जो मूत्र बना है उसको मूत्राशय तक लेके जाना, तो किसके द्वारा होता है वो नाम लिखना। और पांचवा प्रश्न है, मानव वृक्क की आकृति कैसी होती है, किस बीज की आकृति होती है, उस बीज की आकृति का आपको नाम बताना है। तो यहाँ तक ये सभी प्रश्न आपको करना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मानव वृक्क के अंदर जो मूत्र का निर्माण होता है किसके अंदर होता है, वृक्काणु नेफ्रॉन के अंदर होता है। उस नेफ्रॉन की संरचना और कैसे मूत्र बनता है, उस पूरी क्रियाविधि के बारे में अपन समझेंगे। धन्यवाद।